मंत्री के एस ईश्वरप्पा के लाल किले पर भगवा झंडा फहराने वाले बयान पर चढ़ा घमासान। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा के अंदर तिरंगा लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हिजाब विवाद को लेकर आज भी कर्नाटक हाईकोर्ट में पूरी नहीं हुई सुनवाई। मुस्लिम छात्राओं का पक्ष रख रहे वकील ने लगाया पक्षपात का आरोप। कहा हिजाब पर सवाल तो चूड़ी और क्रॉस को छूट क्यों। अब कल फिर होगी सुनवाई। देश में कोरोना प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। प्रतिबंधों की समीक्षा करने के दिए निर्देश। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। 145 अंकों की गिरावट के साथ 57,996 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 30 अंकों की गिरावट के साथ 17,322 अंक पर हुआ बंद। 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दिन पंजाब की 117 और यूपी के 19 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान होना है। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव है, जिसमें पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें, बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी की कुछ सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में सभी दलों का यूपी के तीसरे चरण पर फोकस है और लगातार इन सीटों का दौरा कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज औरैया पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। औरैया में अखिलेश ने कहा कि बाकी चरणों में वोट पड़ेंगे तो गर्मी निकालने वालों का धुआं निकल जाएगा। इसके अलावा सपा के साथ गठबंधन में लड़ रही आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी पर तंज कसा। जयंत ने ट्वीट किया, तोड़ने वाले नहीं प्रदेश बनाने वाले चाहिए, बुलडोजर नहीं कलम चलाने वाले चाहिए। सपा प्रमुख ने औरैया में बीजेपी पर वार किया तो वहीं हमीरपुर में सीएम योगी भी समाजवादी पार्टी पर बरसने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने बीएसपी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा, ये समाजवादी नहीं परिवारवादी तो थे ही, वास्तव में ये तमंचावादी भी थे। उन्होंने कहा कि हमने सपा, बीएसपी और कांग्रेस के जिन को बोतल में बंद कर दिया है। वहीं बीएसपी ने भी बीजेपी और अखिलेश को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर रखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार ने नाम बदल दिया और बीजेपी की मौजूदा सरकार ने भी पुराने नाम को बहाल नहीं किया। इसके अलावा पीएम ने आज पंजाब के पठानकोट और यूपी के सीतापुर में रैली की और विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में कराया जा रहा है। पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। पहले चरण की 58 सीटों पर लगभग 62% वोट डाले गए हैं। वहीं दूसरे दौर में 55 सीटों पर 64.42% वोटिंग हुई है। 2017 के मुकाबले पहले 2 चरणों में करीब 1% वोटिंग कम हुई है, लेकिन मतदान के बाद वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी स्वीकार कर रहे हैं। 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ही मोहन भागवत ने यूपी के संघ पदाधिकारियों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में साफ कहा कि आईबी की रिपोर्ट बताती है कि पहले चरण में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है और दूसरे चरण में भी हालत सही नहीं है। उन्होंने संघ पदाधिकारियों से आरएसएस कैडर को सक्रिय करने का निर्देश दिया। पहले चरण में 10 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हुआ था। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन आईबी रिपोर्ट के आधार पर संघ का आकलन है कि पार्टी इस बार 30% सीटें ही जीत सकती है। वहीं दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ है। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें जीती थी, लेकिन संघ का आकलन है कि इस बार बीजेपी आधी सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले चरण में किसान की आबादी ज्यादा थी और दूसरे चरण में उन जिलों में ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है और दोनों ही बीजेपी की सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। बीजेपी नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल बूथों पर इस बार वोटिंग प्रतिशत पहले से ज्यादा रहा है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। चुनाव आयोग ने जैसे ही रैलियों से बैन हटाया, बीजेपी ने यूपी में अपनी चुनावी रणनीति ही बदल दी। अब तक यूपी में आएगा तो योगी ही कहने वाले पीएम मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब योगी सरकार की जगह बीजेपी सरकार की बात करने लगे हैं। इसके साथ ही दावा किया जाने लगा है कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो योगी की जगह किसी और को सीएम पद की कुर्सी सौंपी जा सकती है। जी हां, यूपी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि चुनावों में अभी चेहरा योगी ही है, लेकिन चुनावों के बाद जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो मुख्यमंत्री पार्टी के विधायक तय करेंगे। पार्टी चुनाव के बाद तय करेगी किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो योगी जी हो सकते हैं या कोई और भी। मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है।
गडकरी के बयान से बीजेपी के अंदर सीएम पद को लेकर संशय पैदा हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा रही है। पीएम मोदी के करीबी और यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा की ओर से भी सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि यदि यूपी में बीजेपी को बहुमत मिला तो किसे मिलेगा ताज। आज देश रविदास जयंती मना रहा है। इसी रविदास जयंती के चलते ही पंजाब के चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया गया था और पंजाब का चुनाव 14 फरवरी से टालकर 20 फरवरी किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में दलितों की आबादी ज्यादा है और संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी में है और इस दिन ज्यादातर दलित वाराणसी आते हैं। ऐसे में आज सभी दल दलितों को लुभाने की जुगत में लग गए हैं। आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी भी वाराणसी पहुंचे और वाराणसी स्थित संत गुरु रविदास की जन्मस्थली पर मत्था टेका। आपको बता दें कि ये चन्नी का उत्तर प्रदेश में पहला दौरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चन्नी एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। चन्नी आज के दिन उत्तर प्रदेश आकर दोनों राज्यों की जनता को लुभाने की कोशिश में है। खासकर दलित समुदाय पर चन्नी का फोकस है क्योंकि चन्नी खुद दलित समुदाय से आते हैं और इस बात से सभी वाकिफ हैं कि दोनों ही प्रदेशों में दलित आबादी ज्यादा है। पंजाब में ऐसी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को सीएम बनाया था। अगर दलित समुदाय की बात करें तो यूपी में दलितों की कुल आबादी 20% से ज्यादा है और ये चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं यूपी के साथ साथ पंजाब में भी रविदास एक बड़े वोट बैंक के तौर पर मौजूद हैं। पंजाब में उनकी आबादी 13% से ज्यादा है। ये लोग राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी की जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए चुनाव के मद्देनजर चन्नी ने यूपी दौरे के लिए आज का दिन चुना है। अब कांग्रेस को मजबूती देने के लिए चन्नी ने दाव तो अच्छा चला है, लेकिन ये दाव कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात होने वाली है। खबरों के मुताबिक दोनों कद्दावर नेता इस महीने की 20 तारीख को मुंबई में मिलने जा रहे हैं। कई मुद्दों पर बीजेपी और मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए राव ने कहा था कि वो जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। राव ने बीजेपी और केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ दूसरे राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की बात कही है। उद्धव और केसीआर के बीच बैठक में राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा होगी। तेलंगाना सीएमओ ने एक बयान जारी कर कहा है, सीएम केसीआर ने उद्धव ठाकरे का निमंत्रण मंजूर कर लिया और वो 20 फरवरी को मुंबई जाएंगे। हाल के दिनों में जिस तरह से टीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनने की कोशिशें और तेज हो गई हैं। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने मंगलवार को तेलंगाना के सीएम केसीआर से फोन पर बात की। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। बीजेपी के खिलाफ टीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को नेताओं का समर्थन मिलता रहा है। जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष HD देवेगौड़ा ने केसीआर को संघर्ष के लिए अपना समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। बीजेपी नेताओं को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि हिम्मत हो तो मुझे जेल भेज दो, क्योंकि मैं जरूर आपको जेल भेजूंगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केसीआर ने कहा था कि उनके पास बीजेपी की भ्रष्टाचार लिस्ट है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से चल रहे तनाव के बीच बुधवार को राहत की खबर आई है। रूस ने यूक्रेन को लेकर यू टर्न ले लिया है। खबरों की माने तो रूस ने क्रीमिया में अपने सैन्य अभ्यास रोक दिए हैं। साथ ही रूस के सैनिक भी पीछे हटने लगे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। माना जा रहा था कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला भी कर सकता है। अमेरिका लगातार रूस पर युद्ध न करने का दबाव बना रहा था। इन सब के बीच बुधवार को सेना के पीछे हटने की खबर राहत लेकर आई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कहा गया है कि क्रीमिया से सेना वापस आ रही है। वीडियो में टैंक और सैन्य वाहन क्रीमिया से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि रूस अब यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा और सैनिक भी पीछे हट रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के इस दावे को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक अब भी यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात हैं। उन्होंने रूस से सेना की वापसी का सबूत मांगा था, जिसके बाद रूस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। युद्ध के बादल छटने से सभी देश राहत की सांस ले रहे हैं। रूस के इस यू टर्न और रुख में आए बदलाव की वजह अमेरिकी दबाव को माना जा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद रूस ने युद्ध टाल दिया है। अगर ये लड़ाई होती तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती। रूस नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। क्रूड ऑयल उत्पादन में भी रूस का काफी हिस्सा है। युद्ध की वजह से इन दोनों की सप्लाई पर असर पड़ता और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होती। यूरोप की निर्भरता तो रूस पर ही है। यूरोप के देशों को 40% से ज्यादा गैस
रूस ही सप्लाई करता है। युद्ध की आहट की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो रहे थे। युद्ध टलने पर सबसे ज्यादा राहत की सांस अमेरिका ने ली है। में कौन होगा जीत का सिकंदर, सत्ता की रेस में कौन निकलेगा आगे, आखिर जनता किस उम्मीदवार पर करेगी वोटों की बारिश, इन सवालों के जवाब 10 मार्च को सबके सामने होंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक दलों ने इस जंग को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मालामाल से लेकर दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में भी कोई कोताही नहीं बरती। अब सूबे में तीसरे चरण का चुनाव होगा। इसमें करोड़पतियों से दागियों की भरमार है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इस मुकाबले में 623 में से 245 करोड़पति हैं। उम्मीदवारों और दलों की बात करें तो सबसे ज्यादा सपा के 58 में से 52 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी है। सत्तारूढ़ दल के 55 में से 48 प्रत्याशी मालामाल है। बीएसपी के 59 में से 46, कांग्रेस के 56 में से 29 और आम आदमी पार्टी के 49 में से 18 प्रत्याशी करोड़पति हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि करोड़पतियों को टिकट देने में सबसे आगे समाजवादी पार्टी है, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है। अब दागियों की बात करें तो सपा के 58 में से 30, बीजेपी के 55 में से 25, बीएसपी के 59 में से 23, कांग्रेस के 56 में से 20, आप के 59 में से 11 उम्मीदवार दागी हैं। यानी जिन नेताओं के दामन पर दाग है उसकी फेहरिस्त में भी सपा के उम्मीदवारों का नाम सबसे आगे है। ये आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में नेता ना दागी देखते हैं और ना ही करोड़पति। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या